सुमित थोड़ा परेशान सा घर लौटता है। उसकी बहन सुनीता उसे परेशान देखकर उसकी वजह पूछती है। तब सुमित उसे बताता है कि उसका आज का इंटरव्यू भी अच्छा नहीं गया। सुनीता आश्चर्य से उसकी वजह पूछती है तो सुमित सुनीता को बताता है कि उसके इंटरव्यू में वह इंग्लिश में अच्छे से बात नहीं कर पाया। इसी वजह से वह इंटरव्यूअर को अपने जवाब सही तरीके से नहीं दे पाया। दरअसल सुमित की अंग्रेज़ी भाषा पर पकड़ थोड़ी कमज़ोर थी, लेकिन उसे अपने कार्य क्षेत्र का बहुत ज्ञान था और टैलेंटेड प्रतिभावान भी था। लेकिन उसकी केवल एक ही समस्या थी और वह थी अंग्रेज़ी। तो यह समस्या टैलेंट की नहीं, एक भाषा की है जिसे अंग्रेज़ी या इंग्लिश कहते हैं। और यह समस्या सुमित जैसे कई लोगों की होगी जो अपने कार्य क्षेत्र में होनहार होने के बावजूद अंग्रेज़ी भाषा में अच्छी पकड़ न होने के कारण अच्छे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिहाइंड द स्टोरी। आज हम जानेंगे कि कैसे अंग्रेज़ी भाषा भारत में आई और किस तरह उसका महत्व बढ़ा और बाद में यह दुनिया की एक महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक बनी। सन 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा जलमार्ग के रास्ते पहली बार यूरोप से भारत के कालीकट पहुंचे। वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच जलमार्ग का रास्ता खोज निकाला, जिसके बाद यूरोप और भारत के बीच व्यापार का नया रास्ता खुल गया। एशियाई व्यापार पर अंग्रेज़ व्यापारियों की लालच भरी निगाहें भी जमी थीं। पुर्तगालियों की व्यापारिक सफलता ने अंग्रेज़ों को भी भारत की ओर रुख करने पर मजबूर कर दिया। 1599 में मर्चेंट एडवेंचरस नाम से जाने वाली कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। इस कंपनी को, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कहा जाता है, 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। शुरुआत में मुख्यतः 2 ब्रिटिश व्यापारी भारत के सूरत तट पर आए। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस, जो यूरोप से जलमार्ग के रास्ते भारत के सूरत बंदरगाह पहुंचे और उन्होंने जहांगीर के दरबार में जाकर भारत के पश्चिमी तट पर फैक्ट्रियां खोलने की शाही आज्ञा प्राप्त कर ली। उसके बाद 1615 में उनके दूत सर थॉमस रॉ मुगल दरबार पहुंचे और रॉ मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्रियां खोलने के अधिकार प्राप्त करने में सफल रहे। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने व्यापार, कूटनीति के साथ युद्धों का भी सहारा लेने और जिन क्षेत्रों में फैक्ट्रियां स्थापित की थी वहां किलेबंदी कर कब्जा करने के भी प्रयास किए। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों में राजाओं को हराकर या अपने अधीन करके कब्जा कर लिया और फिर शुरू हुआ भारत पर अंग्रेज़ों का शासन। ब्रिटिशर्स ने भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की स्थापना की जो अंग्रेज़ी में थी। मैकॉले का मिनट ऑन एजुकेशन इसका एक उदाहरण है, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा का महत्व बताया है। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले एक ब्रिटिश इतिहासकार, कवि और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उन्हें विशेष रूप से मैकॉले मिनट के लिए जाना जाता है, जिसे 1835 में प्रस्तुत किया गया था। इस मिनट में उन्होंने भारतीय शिक्षा नीति में सुधार का प्रस्ताव रखा था, जिसमें अंग्रेज़ी भाषा और पश्चिमी शिक्षा को प्राथमिकता दी गई थी। मैकॉले ने अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बनाने
और पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को दरकिनार करने की वकालत की। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ी भाषा भारतीय उच्च शिक्षा और प्रशासन का मुख्य माध्यम बन गई, जिससे भारतीय समाज में गहरे और लंबे समय तक चलने वाले सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन आए। अंग्रेज़ी भाषा की तरफ भारतीयों के आकर्षण के कई कारण थे, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण था वह था स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होने से स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों और कानूनों को बेहतर ढंग से समझने और उनकी वैधता को चुनौती देने में मदद मिली। अंग्रेज़ी सीखने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकते थे। वे वैश्विक समुदाय के साथ संवाद कर सकते थे और भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा सकते थे। इसके अलावा भी अंग्रेज़ी को सीखने के कई कारण थे। भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी। अंग्रेज़ी को एक संपर्क भाषा के रूप में अपनाकर स्वतंत्रता सेनानी विभिन्न भाषाई समूहों के बीच संवाद स्थापित करना चाहते थे। इसके अलावा अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों को अच्छी नौकरी और बेहतर आर्थिक अवसर मिलते थे। ब्रिटिश प्रशासन और कानूनी व्यवस्था अंग्रेज़ी में थी। आधिकारिक पत्र व्यवहार, रिपोर्ट और कानूनी दस्तावेज अंग्रेज़ी में होते थे। इससे लोगों को अंग्रेज़ी सीखने और इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। अंग्रेज़ी सीखने से भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने का मौका मिला। ब्रिटिश सरकार को ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो प्रशासनिक कार्यों का सुचारू रूप से चला सके और अंग्रेज़ी में संवाद कर सके। इस तरह अंग्रेज़ी प्रशासन के वक्त पर अंग्रेज़ी शिक्षा एवं भाषा का दबदबा रहा, लेकिन अंग्रेज़ों के भारत से जाने के बाद भी यह दबदबा बरकरार रहा, जिसके कई कारण थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अंग्रेज़ी छोड़ गए। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा प्रणाली की नींव डाली थी। कई प्रमुख विश्वविद्यालयों और स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी था, जो स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहा। अंग्रेज़ी भाषा धीरे धीरे वैश्विक भाषा बन गई। इस कारण इसे जानने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद और व्यापार में आसानी हो गई। इसने भारतीयों को वैश्विक बाज़ारों और अवसरों तक पहुंचने के अलावा दूसरे देशों से राजनीतिक संबंध स्थापित करने में भी मदद की। इस तरह अंग्रेज़ी का दबदबा बढ़ता चला गया और अब अंग्रेज़ी को व्यक्ति की प्रतिष्ठा और ज्ञान से भी जोड़कर देखा जाने लगा। यानी अगर कोई इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना जानता है तो वह व्यक्ति बहुत ज्ञानी और प्रतिष्ठित की श्रेणी में आ जाता है, और यहीं से शायद सुमित जैसे लोगों की मुश्किलें शुरू हो जाती हैं, जो अपने कार्यक्षेत्र में तो दक्ष हैं लेकिन एक भाषा से मार खा जाते हैं। आपके विचार क्या हैं इन सब पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।